गुड मॉर्निंग बच्चों। इतिहास की कक्षा में आप सबका स्वागत है। इतिहास के अंतर्गत हम लोग किसान, जमींदार और राज्य यही अध्याय पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ग्रामीण समुदाय और उनके अन्य वर्ग के बारे में पढ़े थे। पहले तो ये देखे थे कि ग्रामीण समुदाय में उस समय कितने वर्ग थे, जिसमें उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग और इनके अलावा जो अन्य वर्ग भी थे उन वर्गों के बारे में अध्ययन पिछली कक्षा में कर चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे जो आपके जंगली समुदाय थे, जंगली समुदाय में वो कैसे थे और कबीलाई समाज और उनकी राजनीति। तो देखिए, कबीलाई समाज और उनकी राजनीति पहले हम देखेंगे कि क्या है कबीलाई समाज और राजनीति, इसके बारे में क्या है। तो देखिए, जो पहले के कबीले होते थे, छोटे छोटे कबीले जो होते थे, उस कबीले का अपना एक सरदार हुआ करता था। जो कबीले बनाए जाते थे उस कबीले का अपना एक सरदार होता था और उनकी अपनी एक सामाजिक परंपराएं होती थी। हर कबीले का कौन होता था? एक मुख्य सरदार हुआ करता था और उनकी अपनी एक अलग सामाजिक परंपराएं होती थी। लेकिन व्यापारिक गतिविधियां जो थी, व्यापारिक गतिविधियों के चलते जो ग्रामीण समुदाय के लोग थे उनसे इन कबीले के लोगों का संपर्क बढ़ गया। पहले तो जो कबीले होते थे उनका मुखिया क्या होता था? सरदार। तो अपनी ये एक सामाजिक गतिविधि, सामाजिक नियम कानून बना के उसके अनुसार जीवन यापन करते थे। लेकिन जो व्यापारिक गतिविधियां थी उस व्यापारिक गतिविधियों के चलते इस कबीले वालों के लोगों का संपर्क ग्रामीण समुदाय से होने लगा। तो उसका परिणाम क्या हुआ? जब इनका ग्रामीण समुदाय से संपर्क बढ़ा तो अब इस सरदार जो थे ये अपने को शासक घोषित करने लगे, ठीक है, और धीरे धीरे ये जमींदार बनने लगे। जब इनका ग्रामीण समुदाय से संपर्क बढ़ा व्यापारिक के दौरान तो ये अपना सरदार से क्या बनने लगे? अपने आप को जमींदार बनाने लगे और साथ ही कुछ सरदार अपने को शासक भी घोषित कर लिए। कुछ जो जमींदार थे, पहले तो ये कबीले के सरदार से जमींदार बने। कब? जब ग्रामीण लोगों से संपर्क बढ़ा और जमींदार के बाद कुछ लोग अपने को शासक भी घोषित करने लगे। इसमें जैसे असम के अमोह राजा का नाम आता है। असम का जो अहोम सरदार था वो अपने को राजा मान लिया और ये कबीले राज्यों को जमीन के बदले सैन्य सहायता देते थे। जैसे अगर कोई इन्हें जमीन दे देता था तो उसकी जमीन जिसकी ये लेते थे उसके बदले उसको ये सैन्य सहायता आवश्यकता पड़ने पे दिया करते थे। समझ में आया? स्पष्ट हो गया होगा। जो कबीला होता था उस कबीले का अपना एक सरदार होता था और इसके साथ साथ जो सरदार था वो जब व्यापारिक कार्य के चलते जब ये जाता था गांव में तो धीरे धीरे ये अपने आप को जमींदार बना दिए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जब इनका संपर्क व्यापारिक कार्यों को करते करते ये अपने को जमींदार से धीरे धीरे शासक के रूप में भी मान लिए। जैसे असम के अमोह राजा के बारे में बताया जाता है। और इसके साथ ये हुआ कि जिसकी ये जमीन लेते थे उस जमीन के बदले उसको ये सैन्य सहायता आवश्यकता पड़ने पे दे दिया करते थे। और पंजाब के लोहानी कबीले के बारे में भी कहा जाता है कि जैसे पंजाब का लोहानी कबीला था, कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के मध्य संपन्न होने वाले जमीनी व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका ये लोग निभाते थे। इसके अतिरिक्त ये पंजाब के गांव व शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी भाग लेते थे। कहाँ? पंजाब के गांव और शहरों के बीच भी ये व्यापारिक कार्य करते थे। और जो कुछ स्रोत मिले उस स्रोत के अनुसार कबीलों के बीच राजतंत्रात्मक प्रणाली भी विकसित हो चुकी थी। जो ये कबीले थे इनके बीच राजतंत्रात्मक प्रणाली विकसित हो चुकी थी और सूफी संतों के उदारवादी विचारों से प्रभावित होकर ग्रामीण समुदाय और उससे संबंधित वर्गों में वर्ग जो थे उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। क्यों इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया? जो सूफी संत थे, सूफी संत के विचार इतने उदार थे कि उनके उदार विचारों के कारण जो कबीले और गांव के रहने वाले अधिकांश लोग थे उन्होंने इस्लाम धर्म को सहज रूप में अपना लिया। अब जो मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय था इसकी गतिविधियां क्या थीं ये जानना है। तो ग्रामीण परिवेश में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे वो कृषि से संबंधित भौगोलिक और फसली विविधता वहाँ पाई जाती थी।
जो ग्रामीण क्षेत्र थे भौगोलिक दृष्टि से और फसल की दृष्टि से वहाँ काफ़ी विविधता पाई जाती थी। दो तरह की फसलें उगाई जाती थी, एक रबी की फसल, दूसरी खरीफ की फसल उगाई जाती थी, जिससे इनका जीवन निर्वाह होता था। और आईने अकबरी के अनुसार रबी और खरीफ की फसल की उपज के अतिरिक्त ये लोग कुछ और फसल उत्पादन करते थे, जिससे राज्य को अधिक से अधिक कर मिल सके, जिन्स ए कामिल या नगदी फसल कहा जाता था। जिन्स ए कामिल या नगदी फसल के नाम से इन्हें जाना जाता था। उसमें गन्ना था, तिलहन था और कपास था। ये आपके नगदी फसल के रूप में जाने जाते थे। तो नगदी फसल में क्या था? गन्ना, कपास, तिलहन, ये सारे नगदी फसल थे। और कहा यह जाता है कि मुगल प्रांत में आगरा में 39 किस्म की फसलें, दिल्ली प्रांत में 43 किस्म की फसलें और बंगाल में चावल की 50 किस्म की फसलों की पैदावार की जाती थी। तो भौगोलिक विविधता के आधार पर हर जगह अलग अलग तरह के अलग अलग चीज़ों की पैदावार होती थी। और आईने अकबरी के अनुसार ही ये बताया जाता है कि अपने भरण पोषण के अलावा या अपने जीवन निर्वाह फसलों के अतिरिक्त कुछ नगदी फसलें भी वहाँ पैदा की जाती थी, जिनमें तिलहन, गन्ना और कपास का नाम आता है। 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में विश्व के अनेक कोनों में नई नई फसलें पहुंची। अफ्रीका और स्पेन से पहुंची। इसी तरह आलू, टमाटर, मिर्च, अनानास, पपीता आदि देशों से भारत में पहुंचा। ये चीज़ें इन्हीं देशों से भारत में पहुंचा था। क्या क्या? आलू, टमाटर, मिर्च, अनानास और पपीता, ये इन्हीं देशों से भारत में आया था। अब भूमि का वर्गीकरण किस किस आधार पे किया गया था, ये चीज़ें हम लोग कल देखेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है मोबाइल। थैंक यू।